Hello everyone, welcome to my channel and today we are going to discuss about the kinematics part of circular motions. आज हम लोग सर्कुलर मोशंस के बारे में उसके काइनेमेटिक मतलब उसके वेलोसिटीज़ और उसके एक्सेलरेशंस के एट्रीब्यूट्स को समझेंगे और उसके बाद हम लोग लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशंस, जहां हम लोग उन फोर्सेस के बारे में जानेंगे, ठीक है, डिटेल्स में जो है सो। तो एक चीज़ जब मैं पहले लेक्चर स्टार्ट कर दूँ आपको ये बता दूँ कि सर्कुलर मोशन कोई स्पेशल काइंड ऑफ मोशन नहीं है, वही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, बशर्ते कि फोर्स का जो डायरेक्शंस होता है वो क्या होता है तो चेंज होते रहता है, जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन जो है पार्टिकल एक कर्व पाथ को फॉलो करता है। मतलब कि जो बॉडी का जो वेलोसिटीज़ है और बॉडी का जो एक्सेलरेशंस है इसके बीच में क्या होता है, एक एंगल होता है और जिस एंगल की वजह से पार्टिकल कर्व पाथ को फॉलो करता है, कर्व ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है, जैसा कि प्रोजेक्टाइल मोशंस में हम लोग देख चुके हैं। और मतलब पिछले लेक्चर्स में भी मैंने काफ़ी एग्जांपल्स भी डाले थे इसको लेकर के। आज सर्कुलर मोशन जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ मतलब स्पेशल टाइप ऑफ द मोशन ऑफ ए बॉडी है, जहाँ एक्सेलरेशंस और वेलोसिटी जो है सो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होते हैं। उसी के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। सो लेट्स मूव ऑन एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सबसे पहली बात कि एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन इफ द नेट फोर्स ऑन इट एक्ट इन डायरेक्शन ऑफ मोशंस और द नेट फोर्स इज जीरो। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट जो आपका होता है वो स्ट्रेट लाइन में कब मूव करता है, जब उस पर या तो नेट फोर्स कुछ भी नहीं लग रहा हो या नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ए बॉडी एक्ट कर रहा हो। यहाँ देखो, यहाँ दो केसेस आप देख रहे हो। ये हो गया केस वन, ठीक है, दिस इज द केस वन एंड दिस इज द केस टू, ठीक है, केस टू। इस केस में क्या हो रहा है कि इस बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है और यहाँ पे बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। यहाँ भी इनिशियली बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट थी और अचानक से एक फोर्स एफ पिक्चर में आ गया। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जब बॉडी पे कोई फोर्स लग नहीं रहा है, इस केस में जब बॉडी पे क्या हो रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, तो बॉडी का जो मोशन का डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द स्ट्रेट लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज होगा। वो क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगा। आप देख सकते हैं बॉडी का ट्रेजेक्ट्री क्या है, तो इट इज कम्प्लीटली स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्ट्री को फॉलो किया। यहाँ फोर्स लगा, लेकिन फोर्स क्या है, तो फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शंस ऑफ मोशन, और इसीलिए इस केस में भी बॉडी जो है तेजी से जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसका जो मोशन होगा वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा, तो वो डिस्टेंस काफ़ी तेजी से पहुंच जाएगी। लेकिन इसका ट्रेजेक्ट्री क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ। अगर यही फोर्स जो अभी लग रहा था ये अगर इस डायरेक्शन में लगता तो क्या होता कि बॉडी कुछ देर तक तो अपने वेलोसिटी के इन्फ्लुएंसेस में आगे जाती, इधर जाती, और फिर क्या होता है, इस फोर्स की वजह से ये बैक होती। इस केसेस में भी पार्टिकल क्या करता है, तो स्ट्रेट लाइन मोशंस को फॉलो करता है। तो ये बात तो तय हो गई कि यदि किसी बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वो बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगी, या नहीं अगर कोई फोर्स लग भी रहा है तो वो फोर्स का जो रिजल्टेंट है, फोर्स कई लग सकते हैं, लेकिन जो नेट फोर्स है अगर वो क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, या फिर इफ नेट फोर्स एक्ट इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, तब जाकर के क्या होगा कि बॉडी तब भी स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगी। तो याद रखिए कि यदि जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, यदि फोर्स एक्ट करता है इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। और एक चीज समझ जाइए कि डायरेक्शन ऑफ मोशन जब मैं कहता हूं तो आई मीन एक्चुअली क्या चीज, डायरेक्शन ऑफ मोशन का क्या मतलब हुआ, वेलोसिटी। बॉडी की जो वेलोसिटी है वही उसके डायरेक्शन ऑफ मोशंस को डिफाइन करती है, ठीक है। बॉडी का जो वेलोसिटी है उसी से उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन डिफाइंड होता है। तो इसका मतलब क्या है कि यदि फोर्स जो है वेलोसिटी की दिशा में लगती है, नेट रिजल्टेंट फोर्स, माइंड इट, अगर मान लीजिए कि दो तीन फोर्सेस लग रहा है, एक फोर्सेस वेलोसिटी की दिशा में लग रही है और दो फोर्सेस अलग अलग दिशाओं में लग रही है, तो इससे आप ये नहीं कंक्लूड कर सकते कि स्ट्रेट लाइन मोशंस को, स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगी बॉडी। नेट रिजल्टेंट फोर्स मस्ट एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, या फिर कह सकते हो इट मस्ट एक्ट इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी या इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो इन केसेस में पार्टिकल का जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन पाथ को पार्टिकल फॉलो करेगी, जैसा कि आप दोनों ग्राफिक्स में यहाँ देख रहे थे कि पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री कैसा हुआ, ये डॉटेड लाइन से यहाँ एग्जिबिटेड है, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो किया।
अब हम उन केसेस को देखते हैं जहां फोर्स जो नेट फोर्स होगा और उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ एक पर्टिकुलर एंगल एग्जिस्ट करता है। लेट्स मूव ऑन एंड सी दिस। इफ द नेट फोर्स एक्ट एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, एट एनी मोमेंट, किसी भी मोमेंट पे अगर नेट फोर्स क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ एक एंगल बनाता हुआ एक्ट करता है। मतलब जैसे यहां देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, और देखो इसमें क्या हुआ कि ये यहां आया, फिर इस पर नेट फोर्स, ये जो फोर्स लगा, इस फोर्स की वजह से बॉडी का ट्रेजेक्ट्री कैसा हो गया, कर्व ट्रेजेक्ट्री हो गया, है ना। दिस इज ए कर्व ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि ये बॉडी है, इनिशियली इस बॉडी पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा बॉडी यहां से चला और यहां तक बॉडी ने स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो किया। क्यों? क्योंकि यहां पे जो नेट फोर्स था, एफ नेट जो था, इस ड्यूरेशन तक क्या था, नेट फोर्स क्या था, 0 था। इसलिए बॉडी क्या फॉलो किया, स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो किया, स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो किया। और जब बॉडी यहां आ गया तो देखिए यहां आया, अचानक से इस पे क्या हुआ, ये फोर्स एक्ट हुआ, और ये फोर्स क्या है, तो इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये क्या बना रहा है, वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो क्या हो गया, इसकी वजह से जो है सो बॉडी को क्या करना पड़ा, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गया। बॉडी जो है सो कर्व पाथ को फॉलो किया। बॉडी का जो ये जो पाथ है, ये ट्रेजेक्ट्री क्या हो गया, दिस इज ए कर्व ट्रेजेक्ट्री। और इस ट्रेजेक्ट्री को के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, ये फोर्स जो कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के नॉर्मल एक्ट हुआ। सो याद रखिए, आपके मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन को अगर कोई चीज बदल सकता है तो वो फोर्स है जो आपके वेलोसिटी के नॉर्मल एक्ट करेगा, ठीक है। वही कंपोनेंट आपको कर्व पाथ में मूव करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इससे पहले वाले वीडियो मतलब स्लाइड में आपने देखा कि फोर्सेस लग भी रहे थे, फिर भी बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रहा था, क्योंकि वो फोर्सेस जो थे वो डायरेक्शन ऑफ मोशंस के अलोंग लग रहे थे, ठीक है। और यहां क्या हो रहा था, यहां फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर एक्ट किए, एंड दैट्स व्हाई द पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू द कर्व ट्रेजेक्ट्री, जो कि आप यहां देख रहे हैं। तो कुछ बात समझ में आ गई होगी कि अगर पार्टिकल कर्व पाथ, क्योंकि सर्कुलर मोशन कहीं ना कहीं क्या है, एक कर्व ट्रेजेक्ट्री को पार्टिकल फॉलो करता है। तो मैं वहीं पे पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं आपके लिए जो है सो। तो आपने ये बात समझ ली कि मतलब अगर पार्टिकल कर्व पाथ में मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के नॉर्मली एक फोर्स एक्ट होगा, तभी वो पार्टिकल कर्व पाथ को फॉलो करेगा। ये कंडीशन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये जो पिछले स्लाइड में आपने देखा उसका एग्जाम्पल देख लो। एन एग्जाम्पल ऑफ द केस व्हेन द फोर्स एक्ट एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा भी है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है क्या, जैसे सपोज करो ये एक प्रोजेक्टाइल है, ये बॉल है। अब ये बॉल को क्या करते हैं, ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बॉल किस तरफ, जैसे मान लो ये बॉल को हम इनिशियली v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए। ये जो v वेलोसिटी है, दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द, जो है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो कर्व, तो बॉल ये किस तरह का ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा, देख लो खुद ही। बॉल ने किस तरह का ट्रेजेक्ट्री को फॉलो किया, बॉल ने इस तरह का ट्रेजेक्ट्री को फॉलो किया। फिर से देख लो, तुमने v वेलोसिटी से जब बॉल को v वेलोसिटी दी तो बॉल कैसे गया, एक कर्व मतलब पैराबोलिक पाथ बना करके जो है सो यहाँ पहुंचे। दिस इज ए पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। ये क्या है, ये पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो किया, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। तो ये जो ट्रेजेक्ट्री को ये फॉलो किया, ऐसा क्यों, मैंने पहले कहा कि अगर पार्टिकल कर्व पाथ को फॉलो कर रहा है, मतलब वेलोसिटी के, मतलब क्या है कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में फोर्सेस नहीं एक्ट कर रहा है। यहाँ फोर्सेस कैसे एक्ट कर रहा है, यहाँ देखो जैसे ये बॉल्स है, बॉल पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब फोर्स, एक्चुअली एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइनली तो क्या होता है, mg जो हो गया ये फोर्स ही तो हो गया ना। तो फाइनली आप देख रहे हो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्टिकली नीचे की ओर एक्ट कर रही है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्टिकली नीचे की ओर एक्ट कर रही है, ये आपको दिख रहा है। और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है आपका, टेंजेंशियल है, कर्व पाथ के टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी यहाँ ये हो गया, ये सबसे अपर मोस्ट पार्ट है, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी यहाँ ये हो गया। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, इधर होगा। तो आपने देखा क्या चीज
कि प्रोजेक्टाइल मोशंस में जो मतलब ये जो कर्व ट्रेजेक्टरी के होने के पीछे क्या कारण था कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशंस था जो उसके वेलोसिटी के द्वारा डिस्क्राइब किया जा रहा था और उस पर जो फोर्स लग रहा था उसके पीछे एक एंगल बन रहा था जिसकी वजह से पार्टिकल कर्व ट्रेजेक्टरी को फॉलो करना उसके लिए एक मजबूरी हो गई जो है सो इन प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। याद रखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में आप क्या देख रहे हो, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नहीं बदल रहा है। अगर आप कहोगे कि ये सर्कुलर मोशन की तरह लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ देखो एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। क्या है ये, एक्सेलरेशन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो पूरे मोशंस के दौरान सेम होता है, वो बदलता नहीं है। ठीक है, इट रिमेन्स कांस्टेंट ऑल द टाइम। तो आपने देखा है कि एग्जाम्पल कि कैसे मतलब प्रोजेक्टाइल मोशंस में जो पार्टिकल का ट्रेजेक्टरी होता है वो कर्व पाथ को फॉलो करता है। चलिए अब देखते हैं अनदर इंपॉर्टेंट केस इज दैट ऑफ एन ऑब्जेक्ट moving in a circle such as a ball at the end of the string revolving around one's head। हमने बचपन में भी ऐसा किया होगा कि गिट्टी वगैरह में पत्थर बांध करके और हम लोग ऐसे ऐसे नचाया करते थे। तो वो जो स्टोन है उसका ट्रेजेक्टरी कैसा होता है, एक्चुअली में एक हॉरिजॉन्टल सर्कल की तरह वो जो है रोटेट करता है। तो उस केसेस में क्या होता है कि जब आप रस्सी को नचाते हो, जैसे यहाँ देखो इस ग्राफिक्स में क्या हो रहा है, ये जो बंदा है वो रस्सी को जो है सो नचा रहा है और ये बॉल जो है जो स्ट्रिंग के साथ बंधा हुआ है ये इसके साथ रोटेट करता है। तो इस केसेस में अगर आप देखो तो हो क्या रहा है, मान लो कि मैं किसी पर्टिकुलर 2-3 टाइम इंस्टांट पे बॉल को कंसीडर करता हूँ। ये हो गया क्या चीज़, ये है कि 2-3 टाइम इंस्टांट पे जो है, मान लो कि जैसे कि बॉल घूम रहा था तो ये T1 टाइम पे, ये T2 टाइम पे बॉल यहाँ है और ये T3 टाइम पे बॉल यहाँ है। तीनों टाइम पे हम लोग इसको देखते हैं। हो क्या रहा है कि पार्टिकल जो ये सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही है तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा टेंजेंट टू द पाथ। ये तो चीज़ हमने डिस्कस कर भी लिया है। तो ये रहा वेलोसिटी का डायरेक्शन। वेलोसिटी जहाँ भी है, बॉल जहाँ भी है, उसका जो वेलोसिटी है, उसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, इट इज टेंजेंट टू द ट्रेजेक्टरी एट दैट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशंस। याद रखिए, टेंजेंट आप इधर मत खींच देना, जिस डायरेक्शंस में बॉडी मोशन में है उसी डायरेक्शन में जो टेंजेंट का डायरेक्शंस होगा, उसी पॉइंट पे जो टेंजेंट का डायरेक्शंस होगा वही वेलोसिटी का डायरेक्शंस होगा। तो वेलोसिटी तो टेंजेंशियल टू द पाथ आपको सब जगह दिख रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक चीज देखो कि ये स्ट्रिंग का जो टेंशन फोर्स है वो क्या लग रहा है, इनवर्ड लग रहा है। टेंशन फोर्स टी, टेंशन फोर्स टी जो है वो क्या लग रहा है, इनवर्ड लग रहा है। ये टेंशन फोर्स टी जो है और ये जो आपका वेलोसिटी, यही टेंशन फोर्स जो है सो इसके वेलोसिटी मतलब क्या चाहिए, ये तो देखो v वेलोसिटी से तो मूव कर रहा है। ठीक है, बट क्या हो रहा है, v वेलोसिटी मतलब v स्पीड से मूव कर रहा है और वेलोसिटी देखोगे तो हर पॉइंट पे यहाँ पे वेलोसिटी अलग है, यहाँ पे वेलोसिटी अलग है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी में एक एट्रीब्यूट होता है डायरेक्शन। तुम देख रहे हो कि यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या है, दिस इज टेंजेंट एट दिस पॉइंट। तो यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई। ठीक है, अगर इसको वेलोसिटी देखो तो, और यहाँ पे देखो तो इस पॉइंट पे टेंजेंट का डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पे वेलोसिटी का ये हो गया। तो कहीं ना कहीं आप देखो तो पूरे जर्नी के दौरान जो है सो पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है और उस वेलोसिटी को चेंज कौन करवा रहा है, ये टेंशन फोर्स टी। अगर ये टेंशन फोर्स नहीं रहता तो ये वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती, जो है जो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज ही नहीं होता, मतलब स्पीड का डायरेक्शन चेंज नहीं होता। मैं ये कह सकता हूँ कि जो स्पीड है, बॉडी का जो स्पीड है, बॉल का जो स्पीड है, जो चेंज हो रहा है कॉन्स्टेंटली एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए, उसको चेंज करने के पीछे कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, वो स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स जो आप रस्सी को खींच करके स्ट्रिंग में प्रोड्यूस करते हो जो है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का सर्कुलर मोशन है और यहाँ भी देखो तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो है सो टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा है। तो कहीं भी अगर आपको दिखे कि फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं और पार्टिकल को किस तरह का पाथ फॉलो करना चाहिए, तो वो एंगल पर डिपेंड करता है कि वेलोसिटी के साथ फोर्स का क्या एंगल है। यहाँ पे देखो तो फोर्स का वेलोसिटी के साथ एंगल क्या है, कंप्लीटली 90 डिग्री है और हर जगह वो 90 डिग्री ही इंटैक्ट रहता है। यहाँ भी देखो तो 90 डिग्री, यहाँ भी क्योंकि ये 90 डिग्री ही रहेगा। दूसरी बात क्या होता है कि इसके केस में जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलर मोशन के लिए, उसका डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज होता है। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या था कि तुमने इस बॉल को ऐसे फेंका तो पूरे जर्नी के दौरान जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा था। ऑल्दो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा था, हर मूवमेंट पे जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा था, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी
जो कि रिस्पॉन्सिबल है उस पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री के पीछे, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा था, इसलिए वो पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा था। लेकिन सर्कुलर मोशन में तुम एक चीज देख रहे हो, क्या चीज कि हर एक मूवमेंट पे बॉल अगर यहाँ होगा तो तुम देखोगे क्या चीज कि टेंशन फोर्स का डायरेक्शन इधर की ओर होगा। मतलब कहीं ना कहीं तुम अगर देखो तो जो एक्सेलरेशन है इस ऑब्जेक्ट का, जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, वो कॉन्स्टेंटली अपने डायरेक्शंस को चेंज करेगा जो है सो। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट वाली बात है वो सर्कुलर मोशंस के केस में इंप्लीमेंट नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस की। एक छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, जरा देखिए इसको। एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स इन अ सर्किल, कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्किल में मूव करता है एट ए कांस्टेंट स्पीड, याद रखिए स्पीड की बात कही जा रही, वेलोसिटी नहीं है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्किल में एज ए कांस्टेंट स्पीड मूव करता है, इट इज सेड टू एक्सपीरियंस द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस। ये किताबी लिटरेचर है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्किल में मूव कर रहा है और सर्किल में कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो तुम कहोगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस मतलब में है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया, यूनिफॉर्म का बस इतना मतलब हुआ कि कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, चलिए तो ये यहाँ पे ऐसा ही कुछ हो रहा है जो है सो। चलिए अब कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन दिस केस। तो इस केसेस में क्या हो रहा है कि जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी, स्पीड क्या हो गया, व्हाट इज द स्पीड, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो कांस्टेंट स्पीड से फॉलो कर रहा है, मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो पूरे जर्नी के दौरान जो है, सर्कुलर मोशन की पूरी जर्नी के दौरान वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा है, बट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंजेस एज द ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड द सर्किल। तो ये तो बात तय हो गई कि अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में है तो उसका स्पीड नहीं चेंज हो रहा है, मतलब उसके वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड पार्ट है वो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। ठीक है, ये चीज इसमें कहा जा रहा है। तो यहां भी आप देख सकते हो जैसे कि ये बॉल रोटेट हो रहा है, तो हर मूवमेंट पे जैसे बॉल अगर यहां पे आ गई तो यहां पे वेलोसिटी क्या हो गया, इधर की ओर। अगर बॉल यहां है तो टेंजेंट टू द ट्रेजेक्टरी इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। यहाँ पे है तो वेलोसिटी क्या हो गया, इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे है तो वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो क्या हो रहा है कि जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। ठीक है, हालांकि जो लेंथ ऑफ द वेक्टर है जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हर पॉइंट पे सेम है। ठीक है, तो चलो जब अगर आपका क्या हो रहा है कि जब वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो क्या होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी। अगर आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, भले ही डायरेक्शन की वजह से चेंज हो रहा हो, लेकिन एक्सेलरेशन क्या कहता है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी। सो इसका मतलब क्या हो गया कि ए चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कॉन्स्टिट्यूट्स एन एक्सेलरेशन। मतलब कि ये बात सही है कि ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से सर्किल में मूव कर रहा है, लेकिन सर्किल में मूव करने की वजह से उसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट भी है, तब भी क्या होगा, बॉडी एक्सेलरेशन में होगा। बॉडी क्या होगा, मतलब बॉडी में एक एक्सेलरेशन होगा, जैसा कि वही एक्सेलरेशन होगा जो एक्सेलरेशन चेंज इन मैग्नीट्यूड की वजह से हो सकता है। मतलब कि कोई वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के पास दो चीज है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी एक्सेलरेशन को, चेंज इन मैग्नीट्यूड जब होगा तो भी एक्सेलरेशन होगा और चेंज इन डायरेक्शन होगा तो भी एक्सेलरेशन होगा। हालांकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में केवल चेंज इन डायरेक्शन की वजह से एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड की वजह से भी एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है। तो बात ये यहाँ पे कंक्लूड हो गई कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मतलब उसका मैग्नीट्यूड नहीं भी चेंज हो रहा है तो उसके पास एक एक्सेलरेशन है। तो इस बात से आप लोग कंफ्यूज ना हो कि एक्सेलरेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन स्पीड। ऐसा अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो जनरल टर्म्स में तो हम यही कहते हैं कि भाई कार एक्सेलरेट हो रही है, मतलब क्या चीज़ की उसका जो स्पीड पैडल दब रहा है वो तेजी से आगे जा रही है। बट इन फिजिक्स एक्सेलरेशन का मतलब दो चीज है, इट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी एज वेल एज द चेंज इन डायरेक्शन, रेट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन को भी वो रिप्रेजेंट करता है, उसको भी वो मतलब अपने पिक्चर में लेता है। तो बात समझ में आ गई कि यहाँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी आप इस बॉडी को, इसको क्या बोलोगे, ये जो बॉल नच रहा है उसको आप बोलोगे कि ये बॉल एक्सेलरेटेड मोशन में है। ये क्या है, तो ये एक एक्सेलरेटेड मोशन में है।
एक्सेलरेटेड मोशन में है और इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। देखिए ये बात तय हो गई कि अगर बॉल भले ही कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, अगर यही बॉल कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो इसका एक्सेलरेशन, इसको हम एक्सेलरेटेड मोशन में नहीं बोलते, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो स्ट्रेट लाइन मोशन में होती। लेकिन यदि वो कांस्टेंट वेलोसिटी के सर्किल में मूव कर रहा है, इसका मतलब वो एक्सेलरेटेड मोशंस में है, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है और उसकी वजह से एक्सेलरेशंस उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। Thus, the object revolving in a circle is continuously accelerating even when the speed remains constant। तो ये छोटी सी बात जो है सो यहाँ पे प्रूफ हो गई और ये ध्यान दिमाग में डाल लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। So now we are going to investigate the accelerations which occurs while a particle moves in a uniform circular motions around a circle quantitatively। मतलब हमने ये बात तो कर ली कि जो एक्सेलरेशंस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में पार्टिकल के पास होती है वो उनके वेलोसिटी के डायरेक्शंस में चेंजेस आने की वजह से होती है। अब उस एक्सेलरेशंस का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास एक बॉल है जो कि स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है और वो क्या कर रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशंस में मूव कर रहा है। तो इस मोशंस के हम दो डिफरेंट टाइम स्टाम्प्स पे बॉल को कंसीडर करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक टाइम इंस्टांट है टाइम t1 जहां बॉल p1 पोजीशंस पे पाया गया है, और एक टाइम इंस्टांट है टाइम t2 जहां बॉल p2 प्राइम पोजीशंस पे पाया गया है। और p पोजीशंस पे जो पोजीशन वेक्टर है वो वेक्टर r है, और p प्राइम पोजीशंस पे जो इस बॉल का पोजीशन वेक्टर है वो r प्राइम है। ठीक है, ओरिजिन हमने सेंटर को लिया और यहाँ से पोजीशन वेक्टर r प्राइम माना है। ठीक है, सो सिंपल सी बात है, लेट r एंड r प्राइम बी द पोजीशंस व्हेन इट इज एट द पॉइंट p एंड p प्राइम एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो दो डिफरेंट पोजीशंस पे हमने बॉल को कंसीडर कर लिया। अब आप एक चीज़ बताएंगे, क्या चीज़ कि यहाँ से यहाँ जाने में मतलब डेल टी टाइम में, डेल टी इज इक्वल टू t2 माइनस t1, इस टाइम में जो बॉल का डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो ये डेल आर वेक्टर जो हुआ, और वो डेल आर क्या है, ये लाइन जो ब्लू कलर से रिप्रेजेंटेड है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इस डिस्प्लेसमेंट के लिए बॉल ने किस तरह के पाथ को फॉलो किया होगा, आप देख सकते हैं ये ट्रेजेक्ट्री जो है सो बॉल की होगी। बॉल इस ऐसे मूव किया होगा, मतलब एक्चुअल डिस्टेंस बॉल ने ये ट्रेवल किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो ये वेक्टर डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, सो अब बताइए एक चीज को कि बाय डेफिनेशन हम जानते हैं कि वेलोसिटी एट ए पॉइंट अलोंग द टेंजेंट एट दैट पॉइंट इन डायरेक्शंस ऑफ मोशन। जब भी पार्टिकल किसी कर्व पाथ को, कर्व ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करती है, तो किसी भी पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटीज होती है वो उस पॉइंट से जो टेंजेंट आप खींचते हैं उस डायरेक्शंस में होती है। ठीक है, ये सिंपल सा मतलब फैक्ट है, और ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस भी कर लिया और आर बटन में आपको इसका डिस्क्रिप्शन भी मिल रहा होगा, आप जाकर के उसको देख ले। ठीक है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, टेंजेंट होता है। तो इस p और p प्राइम पोजीशंस पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ये रहा आपका वेलोसिटी, दिस इज द v इज द वेलोसिटी, और यहाँ पे क्या है, तो v प्राइम, दिस इज द v प्राइम वेलोसिटी। आप इसको वेक्टर साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये रहा वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट टू दैट पॉइंट। ठीक है, तो अब जब वेलोसिटी का डायरेक्शन आप समझ लीजिए कि v एंड v प्राइम आर द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एट द पॉइंट p एंड p प्राइम एज शोन इन द फिगर। अब ये डेल टी ड्यूरेशंस में जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, तो आपको पता है कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में है, पार्टिकल का स्पीड नहीं चेंज हुआ लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुआ। यहाँ देखिए वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है ना, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शंस में है। तो कहने का मतलब डेल टी टाइम में आपका वेलोसिटी चेंजेस हुआ, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है इसका मतलब है कि पार्टिकल के पास एक एवरेज एक्सेलरेशन है या फिर एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। तो सबसे पहले आप समझो कि जो डेल वी है, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है। तो जब चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे तो क्या करोगे, ये जो दो वेक्टर है, इन दो वेक्टर पे आप लगाओगे ट्राइंगल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या लगाओगे, यू अप्लाई ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओगे, और इसी से आप निकाल लोगे डेल वी। क्यों, क्योंकि जो डेल वी होता है एक्चुअली में, डेल वी क्या होगा, दिस इज नथिंग बट द वेक्टर वी प्राइम, ये जो फाइनल वेक्टर है सो माइनस इनिशियल वेक्टर वी, और इसको आप तुम लिख सकते हो क्या चीज कि वी प्राइम
इज इक्वल टू कैचेस v प्राइम इज इक्वल टू तो v वेक्टर v इनिशियल वेक्टर और प्लस चेंज इन वेलोसिटी v, ऐसा लिख सकते हो। तो इसी से मतलब समझ जाओ कि जो ट्रायंगल लॉज ऑफ वेक्टर क्या है, मतलब जो v प्राइम है ये जो वेक्टर है वो एक्चुअली में इस वेक्टर का और साथ में चेंज इन वेलोसिटी के वेक्टर का सम है। तो जब उसको लगाओगे तो ट्रायंगल लॉज ऑफ, देखो क्या वेक्टर को मैंने पैरेलली शिफ्ट किया, ठीक है, और देखो यहाँ से ये हो गया वेक्टर v, ये जो लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इनिशियल वेलोसिटी थी जब बॉडी इस पोजीशंस पे थी, तो ठीक है, तो ये वेक्टर v और इसमें डेल v जोड़ना है, तो यहाँ से ये रहा, इसका टेल इसके हेड के साथ जुड़ गया, दिस इज द वेक्टर डेल v, ये डेल v हो गया, दिस इज इक्वल टू क्या चीज़ हो गया, तो ये v प्राइम के बराबर हो गया। तो आपने देखा कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये एक्चुअली में किसके डायरेक्शन को शो करता है, तो डेल v के डायरेक्शंस को शो करता है, चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन को शो करता है। और आपको ये भी पता है कि जो एवरेज एक्सेलरेशंस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, मतलब सपोज करिए कि डेल्टी टाइम में जब पार्टिकल p से p प्राइम पे मूव किया तो एवरेज एक्सेलरेशंस क्या होगा, दिस इज इक्वल टू डेल v बाई यहाँ से डेल t। तो एवरेज एक्सेलरेशन का भी वही डायरेक्शंस होगा जो डेल v का डायरेक्शंस होगा। तो डेल v का डायरेक्शन आपको दिख रहा है। अब एक चीज़ बताओ कि ये डायरेक्शंस एक्चुअली में सेंटर की तरफ है कि नहीं, वो कैसे वेरीफाई होगा। तो इस ट्रायंगल को देखो, अगर यहाँ से यहाँ जो पार्टिकल गया है तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डेल थीटा का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो अगर कोई लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए खींची जाए तो अल्टीमेटली वो सेंटर को ही पॉइंट करेगा। तो इफ यू ड्रॉ ए लाइन दैट बाइसेक्ट्स दिस एंगल, ठीक है, और उस लाइन के अलॉन्ग अगर तुम उस डेल v को शिफ्ट करो, जैसे कि यहाँ यू शिफ्ट डेल v along the line that bisects the angle between r and r prime, तो तुम क्या देखते हो कि डेल v एक्चुअली में उसी लाइन के एकदम सीधे जो है सो पॉइंट कर रहा है। तो इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्किल, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपने क्या कंक्लूड कर लिया कि डेल v जो है, एक तो चीज ये कंक्लूड कर लो कि यहाँ जो पोजीशन वेक्टर देख रहे हो, ये देखो यहाँ जो ये एंगल है v का और r प्राइम के बीच जो ये एंगल है ये 90 डिग्री का है। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो वेलोसिटी का जो वेक्टर है ये एक्चुअली में क्या है, टेंजेंट टू द सर्किल है, और ये रेडियस वेक्टर क्या है, नॉर्मल, मतलब ये क्या होगा तो टेंजेंट के नॉर्मल होगा, इसलिए ये 90 डिग्री हो गया। और यहाँ भी जो ये जो एंगल है वेलोसिटी का पोजीशन वेक्टर के साथ ये 90 डिग्री का है। तो अल्टीमेटली क्या आप देख रहे हो कि v और v प्राइम जो है, v वेक्टर v और साथ में जो वेक्टर v प्राइम है वो क्या है, इट इज नॉर्मल टू द वेक्टर r एंड वेक्टर r प्राइम के नॉर्मल है। और इसीलिए जब वो नॉर्मल है तो जो डेल r निकलेगा, मतलब अगर ये जो डेल r है और जो डेल v निकालोगे, यहाँ से जो डेल v निकला, ये दोनों तो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे ही होंगे। साथ में तुमने ये भी प्रूफ कर दिया कि ये जो है इस लाइन के अलोंग डेल v पॉइंट कर रहा है, मतलब इट पॉइंट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्किल। अब बात आई आपके दिमाग में कंफ्यूजन कि सर आप तो एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टांट t1 और t2 पे बड़ा टाइम इंस्टांट पे कंसीडर कर रहे हो, सिमेट्री भी थोड़ी दिख रही है, इसीलिए हो सकता है कि डेल v आपको जो है सो सेंटर के अलोंग पॉइंट कर रहा है। तो देखो, अगर आप तुम बॉल को यहाँ कंसीडर करते, अनसिमेट्रिकल पोजिशन पे कंसीडर करो, जैसे मान लो बॉल यहाँ है, ठीक है, और बॉल अगर यहाँ है, दो डिफरेंट पोजीशंस पे तुमने बॉल को कंसीडर किया, तो इसका जो पोजीशंस वेक्टर होगा वो कैसा कुछ बन के आएगा, कुछ पोजीशंस वेक्टर ये हो जाएगा इसका वेक्टर r प्राइम, और ये हो जाएगा इनिशियल पोजीशंस वेक्टर r, दिस इज द इनिशियल पोजीशंस वेक्टर r। तो डेल r का क्या होगा, डेल r आपको निकल के आएगा ये दिस इज द डेल r। तो इस केसेस में जब आप लाइन ड्रॉ करोगे बाइसेक्टिंग दिस ट्रायंगल, तो ये जो लाइन होगा एक्चुअली में, ये जो लाइन होगा वो कुछ ऐसा खींचेगा, जो कि क्या होगा, तो इस एंगल को और इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा। तो उस केसेस में क्या होना चाहिए कि डेल v का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में अगर डेल v होगा तभी हम कह सकते हैं कि इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड द डेल v पॉइंटिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल, या फिर आप कह सकते हो कि एवरेज एक्सेलरेशन पॉइंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्किल। तो इस केसेस को भी जो है तो हम लोग यहाँ देखते हैं। ठीक, डेल t जो है, डेल t स्मॉलर ड्यूरेशंस में कंसीडर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, स्मॉल ड्यूरेशंस में कंसीडर कर रहे हो डेल t को। तो यहाँ देखो पार्टिकल को तुमने यहाँ ऑब्जर्व किया, p प्राइम पोजीशंस ये है और p पोजीशंस ये है। तो वेक्टर जो है, सो वेलोसिटी वेक्टर क्या है, इट्स टेंजेंट टू द पॉइंट। तो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शंस हो गया इधर, ठीक है, और यहाँ पे ये वेलोसिटी v प्राइम का पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन इधर हो गया। तो उस केसेस में जब तुम डेल v निकालोगे तो क्या करोगे, इन दोनों वेक्टर को तुम पैरेलली शिफ्ट करोगे, ठीक है, ये शिफ्ट हुआ, और डेल v का डायरेक्शन क्या निकला, दिस इज डेल v, दिस इज द डेल v डायरेक्शन से। ये आपका क्या है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर v प्राइम एंड दिस इज पोजीशन वेक्टर v।
अब देखो कि जब v प्राइम को इस केसेस में जो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो ये लाइन है। तो जब तुम डेल v को शिफ्ट करोगे along the line that bisects the angle between r and r prime, तुम देख रहे हो कि इस केसेस में भी जो है सो डेल वी क्या पॉइंट कर रहा है, तो टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल पॉइंट कर रहा है। तो डेल वी अगर टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल पॉइंट कर रहा है तो तुमको पता है कि एवरेज एक्सेलरेशंस क्या होता है, तो डेल वी वेक्टर डेल वी बाय डेल टी होता है। तो कहीं ना कहीं ये कंक्लूड कर सकते हो कि एवरेज एक्सेलरेशन जो है, एवरेज एक्सेलरेशंस अगेन पॉइंट्स टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल, अगेन जैसा कि पिछले स्लाइड में कर रहा था, पॉइंट टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल। तो ये बात अब वेरीफाई हो गई कि चाहे आप कोई भी पोजीशंस पे बॉल को कंसीडर करो, जो डेल वी होगा, चेंज इन वेलोसिटी विल ऑलवेज रिमेन्स पॉइंटेड टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है। तो जब हमेशा सेंटर ऑफ द सर्किल को पॉइंट करेगा डेल वी। अब हम लोग चलते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास जो सिचुएशन है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये वेलोसिटी का ट्रायंगल, दिस इज अ वेलोसिटी ट्रायंगल, ठीक है, वेलोसिटी ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल हमने कैसे बनाया, ये v और v प्राइम वेलोसिटी का जब चेंज इन वेलोसिटी निकालना था, ये डेल v वेक्टर आया, ये हो गया वेलोसिटी ट्रायंगल। और एक है ये ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द रेडियस वेक्टर, ये वेक्टर r प्राइम है, ये वेक्टर r है और ये वेक्टर डेल r है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो दूसरा जो हमारे पास ट्रायंगल है वो ये है। अब अगर एक चीज मैं बता देना चाहूंगा कि ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का सपोज करिए जब यहाँ इनिशियल जब p पोजीशंस पे पार्टिकल था और p से जब p प्राइम गया तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ ये डेल थीटा हुआ, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का जो ये एंगल है वो डेल थीटा है। दूसरा चीज क्या चीज है कि जब ये वेक्टर है v वेक्टर जो है, v प्राइम वेक्टर जो है, यहाँ पे वेलोसिटी जो है v प्राइम है, तो ये v प्राइम वेक्टर r प्राइम के नॉर्मल है और v वेक्टर जो है सो r के नॉर्मल है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि इन दोनों के बीच भी जो एंगल होगा वो यही डेल थीटा के बराबर ही होगा, तो ठीक है। तो ये एंगल हो गया आपका यहाँ से यहाँ डेल थीटा। तो क्या हो गया कि दोनों एंगल क्या है हमारा बराबर है। तो एक तरह से क्या होगा कि ये जो है ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय, इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पोजीशन वेक्टर वेक्टर r प्राइम और डेल r, ठीक है, और एंड द वेलोसिटी वेक्टर v प्राइम और वेक्टर डेल v, ये क्या होगा आर सिमिलर ट्रायंगल है, ये सिमिलर ट्रायंगल है, ये एंगल बराबर हो गया, ठीक है। और सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट क्या है कि सिमिलर ट्रायंगल्स आर द ट्रायंगल्स दैट हैव द सेम शेप्स, ठीक है, बट द साइजेस में वैरी। और इसीलिए कहा जाता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स अगर हैं, जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर ट्रायंगल कहे जाएंगे, या जितने भी स्क्वायर्स हैं, ठीक है, वो सब सिमिलर ऑब्जेक्ट में हम कंसीडर किए जाते हैं। तो उसका प्रॉपर्टी क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। जैसे मान लो कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, तो तुम लिख सकते हो क्या चीज, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, जैसे C है तो C बाई R, जो इनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड है C बाई R, एंड दिस इज इक्वल टू क्या चीज, तो A बाई यहाँ पे P और B बाई Q के बराबर। मतलब उनका जो साइड्स है ना वो सेम रेशियो में होता है, सेम प्रोपोर्शन में होता है, या फिर रेशियो ऑफ द बेस टू द एक का बेस और दूसरे का लेंथ, उसका जो रेशियो होगा B बाई C अगर ले लोगे तो दूसरे ट्रायंगल के रेशियो के इक्विवेलेंट होगा। तो ये है सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट। तो जब सिमिलर ट्रायंगल का ये कंसेप्ट है तो आप समझ जाओ यहाँ से क्या चीज कि ये रहा ना, हमारे पास क्या था, ये ट्रायंगल था और दूसरा ट्रायंगल, मतलब ये तो एक्सेलरेशन का था, मतलब ये तो चीज हमने कर लिया था। तो ये रहा द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पोजीशंस वेक्टर, और ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। और पोजीशन वेक्टर का ट्रायंगल किधर गया, ये रहा पोजीशंस वेक्टर का ट्रायंगल जो डेल थीटा एंगल बन रहा था। तो अब जब दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो ये क्या है एक्चुअली में, ये पहले जान लो, ये वेक्टर r है, दिस इज द वेक्टर r प्राइम एंड दिस इज डेल r। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो इस ट्रायंगल का जो बेस, मतलब ये जो लेंथ है, मतलब कहने का मतलब मॉड ऑफ डेल r, ये जो लेंथ है इस साइड का बट्टा इसका जो मतलब एक साइड का लेंथ ले लो बाई r, एंड दिस इज इक्वल टू नथिंग बट मॉड ऑफ डेल v, ठीक है,
और बाई एक साइड की वेलोसिटी ले लो, मतलब स्पीड ले लो। मैग्नीट्यूड लेंथ की बात हो रही है तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो मतलब स्पीड v आ गया। तो कहीं ना कहीं तुम इस इक्वेशन से ये निकाल सकते हो कि मोड ऑफ डेल v जो है वो क्या है, दिस इज इक्वल टू v बाई आर इंटू मोड ऑफ यहाँ पे डेल आर के बराबर है। तो ये जो है तुमने निकाल लिया चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब जब चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया तो तुम एक चीज़ बताओ यहाँ से, क्या चीज़ कि तुमने क्या निकाला, तुमने निकाला डेल वी, एंड दिस डेल वी का जो मॉड है मैग्नीट्यूड है वो कितना है, तो डेल वी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, तो ये है तुमको यहाँ से देखो v बाई आर, और यहाँ पे मॉड ऑफ यहाँ पे क्या चीज़, तो डेल ऑफ आर है। तो एवरेज जो एक्सिलरेशन होता है, मतलब एवरेज एक्सिलरेशन जो किसी भी ऑब्जेक्ट का होता है डेल टी ड्यूरेशंस में, सो द एवरेज एक्सिलरेशन ऑफ द बॉल या ऑफ द पार्टिकल इन डेल टी ड्यूरेशन, ठीक है, while it travels from positions p to p प्राइम, वो क्या होगा, तो एवरेज एक्सेलरेशंस का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो हो जाएगा तुमको मॉड ऑफ यहाँ पे डेल वी बाई यहाँ पे डेल टी। तो डेल वी की वैल्यू कितनी आ गई, v बाई आर इंटू यहाँ पे डेल आर का मोड और बाई यहाँ पे ये डेल टी आ गया, ठीक है। और आपको पता है कि ये तो एवरेज एक्सेलरेशन हुआ, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के केस में क्या होता है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के केस में क्या होता है कि डेल टी जो होता है, डेल टी इट टेंडिंग टू जीरो, मतलब क्या चीज़ कि जैसे ये सर्कुलर पाथ है, आप कंसीडर कर रहे हो पार्टिकल के p पोजीशंस पे और यहाँ पे कंसीडर कर रहे हो ये p प्राइम पोजीशंस पे है। तो ये जो एवरेज एक्सेलरेशंस निकला वो कब निकला, वो डिस्क्राइब कर रहा है कि जब पार्टिकल p से p प्राइम पोजीशंस पे मूव किया, ये जो पार्टिकल जो सर्कुलर मोशंस में था, ठीक है, और ये जब p से ये जो पार्टिकल सर्कुलर मोशंस में था, तो ये जब मोशन के दौरान p से p प्राइम पोजीशंस पे इस ट्रैजेक्टरी को फॉलो करता हुआ मूव किया इस पोजीशंस पे, तो उस केसेस में जो एवरेज एक्सेलरेशंस हुआ वो ये हुआ। और जब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस निकालना होगा डेल टी टेंडिंग टू जीरो, तो क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा, एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस हो जाएगा। मतलब क्या चीज़ कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए डेल टी टेंडिंग टू जीरो है, मतलब जो पोजीशन p प्राइम है इट शुड बी क्लोजर एंड क्लोजर टू p, मतलब ये जो पोजीशन ले रहे हो वो नहीं लेकर के मुझे क्या लेना पड़ेगा, एकदम नियरेस्ट पोजीशंस को, जैसे ये पोजीशंस को मैं लेता हूँ, तो मेरा पोजीशन जब ये होगा तो कुछ मेरा जो मतलब वेक्टर होगा वो ऐसा बनेगा, ठीक है। और जब ऐसा बनेगा तो ये जो डेलार था, इस केस में डेलार क्या था, इस केस में डेलार जब था ये पोजीशन जो है सो डेलार रिप्रेजेंट करता था, दिस वाज द डेलार, ठीक है। अब क्या हो गया कि जब डेल टी टेंडिंग टू जीरो हुआ तो डेलार कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय द आर्क लेंथ, दैट इज द डिस्टेंस ट्रैवल। सो इफ डेल टी टेंडिंग टू जीरो, तो डेलार क्या होगा, वेक्टर डेलार का जो मैग्नीट्यूड है ये कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय आर्क लेंथ, ठीक है। तो जब डेल टी टेंडिंग टू जीरो होगा तो क्या होगा कि डेल आर कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ अप्रोक्सीमेटेड आर्क लेंथ, मतलब क्या चीज, आर्क लेंथ मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, तो डेल आर बाय डेल टी एक्चुअली में क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम हो गया। तो कहने का मतलब जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा a, जो कि क्या होगा, तो लिमिट ऑफ यहाँ से डेल टी टेंडिंग टू जीरो, एंड ये क्या आ गया, तो v बाई आर तो बाहर निकल जाएगा, v बाई आर हमने बाहर निकाल दिया, और मॉड ऑफ यहाँ पे डेल आर बाई यहाँ पे डेल टी। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सेक्शन हो गया वो क्या हो गया, दिस इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल, ठीक है। और स्पीड क्या है, तो ये है वेलोसिटी v है।
तो तुम लिख सकते हो यहाँ से कि मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v बाई आर इंटू वी एंड दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जो आ गया वो क्या आ गया सर्कुलर मोशन में, v स्क्वायर बाई आर आ गया। और डायरेक्शन क्या होता है, इट डायरेक्शन ऑलवेज रिमेन्स पॉइंटिंग टू द सेंटर। मतलब डायरेक्शन क्या होगा, अगर इस पॉइंट पे जो आपका मतलब वेलोसिटी क्या हुआ, टेंजेंट टू दिस पॉइंट, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, इट्स ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, इट्स ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो आपने निकाल लिया सेंट्री, ये जो से मतलब एक्सेलरेशंस ऑन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में आपने ये निकाला। तो फाइनली यू हैव कैलकुलेटेड दैट द रेडियल एक्सेल, यहाँ पे मैंने लिखा है उस एक्सेलरेशन को ए रेडियल इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ समझिए इस चीज को कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का, जैसे मान लीजिए बॉल है, ये सर्कुलर मोशन में है, तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट टू द पाथ। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, टेंजेंट है। लेकिन जो एक्सीलरेशन है इट ऑलवेज रिमेन्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो डायरेक्शन क्या होगा इसका, ऑलवेज रिमेन्स पॉइंटिंग, ऑलवेज रिमेन्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल। तो ये इसका डायरेक्शंस हो गया। ठीक है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये हो गया, लेकिन वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल रहेगा। तो वी हैव, यहाँ जो चीज मैं समझाना चाहता हूँ कि वी हैव एडेड द सबस्क्रिप्ट रेडियल एज ए रिमाइंडर दैट द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट ईच पॉइंट इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस ऑफ सर्किल। तो हर बिंदु पे जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज करता जाएगा। एंड क्या किस डायरेक्शन में होगा, इट्स ऑलवेज रिमेन्स इन ए डायरेक्शन, ठीक है, अलोंग द रेडियस ऑफ सर्किल ही उसका डायरेक्शन होगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या था, जब आपका कोई बॉडी था और जब आप इसको एक v वेलोसिटी के साथ सपोज करिए इसको आप प्रोजेक्ट करते थे, तो उसका जो ट्रेजेक्टरी होता था वो कुछ ऐसा फॉलो करता था प्रोजेक्टाइल मोशंस में। ठीक है, तो यहाँ क्या होता था कि पार्टिकल जहां भी रहे, जिस पोजीशन पे भी रहे, तो वेलोसिटी तो उसका टेंजेंट टू द ट्रेजेक्टरी था। ठीक है, लेकिन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, जो मतलब एक्सेलरेशन था पार्टिकल का, वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में जी वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा था। मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हाइल इट इज इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन वो कभी चेंज नहीं करता था, उसका डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होता था, वर्टिकली डाउनवर्ड। लेकिन जब सर्कुलर मोशन में पार्टिकल है तो आप देख रहे हैं गैजेस की एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ पे डायरेक्शन कुछ और है, यहाँ एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कुछ और है, यहाँ एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कुछ और है, लेकिन हर केसेस में, हर सिचुएशन में डायरेक्शन ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्किल टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड, स्पीड का स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द सर्किल। ये जो सेंटर से जो ये रेडियस होगा उससे डिवाइड हो जाता है, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एंड इनवर्ड अलोंग द सर्किल। ठीक है, दूसरा चीज क्या चीज कि इस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्किल, और इसीलिए हम लोग इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो इक्वेशन है इसको आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के। सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर सीकिंग, क्या होता है ये, सेंटर सीकिंग, मतलब जिस भी पोजीशन पे रहेगा इसका काम है एक्सेलरेशन का क्या चीज कि वो सेंटर को खोजता रहेगा। ठीक है, सेंटर को खोजता रहेगा, इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। दूसरा चीज देखो कि एक्सेलरेशन एक्चुअली में किसका है, वी स्क्वायर बाई आर का मतलब ये है इक्वेशन है। तो एक चीज बताओ कि जितना तेजी से स्पीड चेंज, मतलब बोलो जितना स्पीड से सर्किल में पार्टिकल मूव करेगा उतनी जल्दी जल्दी उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, और जितनी जल्दी जल्दी वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा उतना ही ज़्यादा बॉडी एक्सेलरेट करेगा। इसीलिए सर्कुलर मोशन में जो है तो लिखा है कि ग्रेटर द स्पीड फास्टर द वेलोसिटी चेंजेस डायरेक्शंस, और इसीलिए क्या होगा, सो दूसरा क्या है, लार्जर द रेडियस, जितना बड़ा सर्किल होगा उसमें पार्टिकल मूव करेगा तो उतना ही लेस रैपिडली उसका वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज करेगा, और इसीलिए वो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, क्यों, क्योंकि जितना बड़ा सर्किल होगा
ठीक है, उसमें वेलोसिटी का जो डायरेक्शन चेंजेस है वो उतना ही कम आपको नोटिस होगा, और इसीलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ सर्किल होता है। और जितना स्पीड से पार्टिकल सर्किल में मूव करेगी उतनी जल्दी जल्दी उसका एक्सेलरेशन का वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, और इसीलिए डायरेक्शन चेंजेस की वजह से जो एक्सेलरेशन इंड्यूस होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा, इसलिए एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब लास्ट मेरे पास एक है कि एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आप जानते हैं, टाइम पीरियड टी ऑफ द मोशन इज डिफाइंड एज द टाइम फॉर वन रिवॉल्यूशन, मतलब एक पूरा चक्कर लगाने में जो टाइम लगा, बॉल यहाँ से यहाँ जब आया उसमें जो टाइम लगा, जैसे देखिए ये बॉल यहाँ से चला यहाँ आया, तो उसमें जो टाइम लगा टी, उसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो एक टाइम पीरियड में पार्टिकल कितना डिस्टेंस तय करता है, टाइम पीरियड। तो एक टाइम पीरियड में पार्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, पूरा का पूरा एक सर्किल का पैरामीटर 2 पाई, और अगर इसका सर्किल का रेडियस सपोज करिए r है तो 2 पाई r डिस्टेंस जो है सो ट्रेवल करता है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि इसका स्पीड क्या होगा तो v इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। तो जब डिस्टेंस बाई टाइम निकालोगे तो v की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 2 पाई r बाई कैपिटल T। अब जब तुम एक्सेलरेशन का वैल्यू जानते हो, a रेडियल जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो क्या है, तो v स्क्वायर बाई r है। तो v स्क्वायर करोगे तो इसको जब करोगे तो 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर बाई यहाँ पे t स्क्वायर, यहाँ पे r, तो r से r ये कट जाएगा, मतलब रेडियल एक्सेलरेशन जो है वो 4 पाई स्क्वायर r बाई टी स्क्वायर। ये जो है सो क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस का इक्वेशन होगा जब आप टाइम पीरियड है, टी क्या है तो टाइम पीरियड है। तो अगर आपको सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल है और उसका टाइम पीरियड पता है और रेडियस ऑफ सर्किल पता है तो भी आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, और नहीं तो आप इसका इस्तेमाल करो, इस इक्वेशंस का इस्तेमाल करके भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस आप यहाँ से इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हो। दोनों इक्वेशंस क्या दे रहा है आपको, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस का ही वैल्यू दे रहा है। तो दैट इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस। थैंक यू वेरी मच।